गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पीके यादव मैथमेटिक्स। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यूपी बोर्ड क्लास 12 का समाकलन। क्या है बच्चों? समाकलन, इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। समाकलन है क्या? अगर इसकी डिफिनेशन पूछी जाए कि समाकलन है क्या, लेकिन क्या बताएंगे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया है या प्रतिलोम विधि है। क्या है इंटीग्रेशन? अगर समाकलन की परिभाषा पूछी जाए कि होता क्या है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन is the inverse process. Integration is the inverse process या reverse process, एक ही बात है। reverse process of differentiation। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोम क्रिया है। ठीक है, मतलब जो आपने अवकलन में पढ़ा फार्मूले वही यूज होने हैं, केवल रिवर्स यानी बदल जाना है। होता क्या है कि हमें अवकलन में कोई फलन दिया होता था। क्या दिया होता था? फलन। और उसमें हम उसका अवकलन करते थे, जो भी उसका निकल के आता था अवकल गुणांक, उसका आंसर हो जाता था। यहाँ क्या है कि आपको अवकल गुणांक दिया होगा। क्या दिया होगा? अवकल गुणांक ज्ञात होगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये किस फलन का अवकल गुणांक है, तो जो फलन आप ज्ञात करेंगे वही इसकी विधि होगी समाकलन। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए जैसे आप लोग अवकलन में पढ़ के आए हैं कि डी बाई डी एक्स 4x³ या x की पावर 4, इसका अगर हम अवकलन करें तो क्या आएगा? 4x³। अगर इसका भी हम अवकलन करें x की पावर 4 + 2 का, तो भी कितना आएगा? 4x³, क्योंकि ये दो अचर है, 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम निकालें x की पावर 4 + 5 का, तो भी कितना आएगा? 4x³। अगर हम यहाँ पर देखें कि डी बाई डी एक्स x की पावर 4 प्लस कोई कांस्टेंट हो जाए, यानी कांस्टेंट मतलब इसकी जगह कुछ भी मान हो जाए, a b c 1 2 3 4 5 6, तो हम देखेंगे सबका मान 4x³ आएगा। आएगा होगा। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि अब आप देखिए, आपसे कहा गया कि 4x³ किस फलन का, यानी किसका, ये जो है किस फलन का अवकल गुणांक है। तो देखिए 4x³ x की पावर 4 का भी है, 4x³ x की पावर 4 + 2 का भी है, 4x³ x की पावर 4 + 5 का भी है, 4x³ x की पावर 4 प्लस कोई कांस्टेंट c का भी, यानी कि भिन्न भिन्न यानी कई रूपों में है। ठीक है, वैल्यू सबकी बराबर आ रही है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अब इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या निकल के आएगा, ये जो कांस्टेंट जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये एक ही फलन के कई रूपों में इसके सब अवकलन आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कोई निश्चित मान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? निश्चित मान। देखिए 4x³ x की पावर 4 का भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी, इसका भी, आपको चार की तरह के दिखा दिए गए। तो कोई निश्चित नहीं, इसमें कोई भी संख्या c की जगह लिखी जा सकती है, कई हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो निश्चित नहीं है, तो ये कैसे है? अनिश्चित, यानी इनडिफिनिशन। ठीक है ना? तो अब जब ये अनिश्चित हो गए, तो इसमें देखिए क्या होगा, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? जब हम लोग यहाँ समाकलन पढ़ेंगे तो ये कौन से समाकलन होंगे? अनिश्चित समाकलन। अब समाकलन होते हैं कितने प्रकार के, जरा ये भी समझ लीजिए। समाकलन, समाकलन यानी इंटीग्रेशन,
दो प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। एक आपका होता है अनिश्चित समाकलन और एक होता है निश्चित समाकलन, ठीक है। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, ठीक है। अब इंडिफिनाइट इंटीग्रल और डिफाइंड, यानी दो तरह के होते हैं, ठीक है। अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन कौन से होते हैं? ये वाले आपके, जिसमें एक ही मतलब कि किसी भी पद का, किसी भी फलन का जो अवकल गुणांक आएगा उसके कई मान हो सकते हैं, यानी वो फलन कौन सा है तो इसको ज्ञात करने के लिए कई तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, कई मान हो सकते हैं उसके, तो उसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। अब ये होता है निश्चित समाकलन, तो ये आगे आपको लास्ट में पढ़ाएंगे, अगले एक्सरसाइज है इसी में सबसे आखिरी में। निश्चित समाकलन होता क्या जरा इसके बारे में समझ लीजिए। पहली बात तो आपको देखिए पहले ये समझना है कि fx, यानी जैसे मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन दे दिया गया है fx dx, ठीक है, fx dx। तो देखिए क्या है कि ये जो fx दिया है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे समाकल्य। क्या बोलेंगे? जो ये फलन दिया होगा fx, जो फलन दिया होगा fx वो क्या कहलाएगा? इंटीग्रांड यानी समाकल्य। और इसके बाद देखिए x जो होता है यानी dx, ये x का मतलब तो आप जानते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे हम लोग पढ़ते थे अवकलन में, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ x। डिफरेंशिएशन में क्या था? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ x के सापेक्ष अवकलन करते थे, यहाँ पर dx लिखा है तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें एक c जुड़ता है लास्ट में, c होता है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का नियतांक जिसको समाकल चर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको बोलते हैं समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह है। कैसे बना समाकलन? देखिए इधर किसी भी फलन का जब हमने, किसी भी दिए गए फलन का अवकल गुणांक जब हमने निकाला तो हमने देखा कि उससे कई योग के रूप में आ गए, ठीक है। सम यानी ये क्या होता है? पदों का सम होता है। तो जो सम का एस बना होता है इसी को अगर आप खींच दीजिए ऊपर से नीचे से तो ये देखिए आपका एस के आकार का बन जाता है, इसके आकार का एस के आकार का बन जाता है। यही सम का जो पहला वर्ड यस है उसी से ये आपका इंटीग्रेशन यानी समाकलन, सम आकलन, ठीक है, समाकलन यानी सम, उसी का समाकलन का जो पहला वर्ड है एस, उसको जो है उसी से इसके चिन्ह का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये इसका साइन क्या है? इंटीग्रेशन, ये बोलते हैं इसको। और fx क्या? fx dx दिया, fx क्या है? इंटीग्रांड, यानी जिस फलन का हमें समाकल गुणांक यानी समाकलन करना होता है उसे समाकल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रांड यानी समाकल्य, ठीक है। x क्या है? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ x, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकल अचर, ठीक। c क्यों जोड़ते हैं? देखिए निश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन में जब भी किसी भी फलन का हम समाकलन करेंगे तो जो भी फाइनली आंसर आएगा उसमें प्लस कांस्टेंट c जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। एग्जाम्पल आप इसी का देख लीजिए, जैसे 4x³ है, हमने 4x³ के कई बताया आपको कि ये भी हो सकता है, ये भी, सभी का अवकलन करेंगे तो हमको 4x³ ही मिलेगा। लेकिन जब 4x³ सभी का मिल रहा है तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बदल रहा है। क्या बदल रहा है? केवल c बदल रहा है, कांस्टेंट,
कांस्टेंट जगह 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, A रखिए, B रखिए, C रखिए, केवल कांस्टेंट डिफरेंस हो रहा है, बदल रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें C जोड़ते हैं, इसमें अनिश्चित, यानी कोई निश्चित नहीं है इसका मान कि 4x³ का जो भी अवकल गुणांक हम लाए तो फलन यही होगा, नहीं, ये भी हो सकता है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं है उसका। जब जिसका निश्चित नहीं होगा तो क्या होगा, अनिश्चित होगा, ठीक है। अनिश्चित समाकलन हो गया, जिसमें कांस्टेंट C होता है। ये जो निश्चित समाकलन है, ये आपके आगे एक्सरसाइज है, इसी में लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज में, तो निश्चित समाकलन होता क्या है, देखिए होता इसी प्रकार से वो भी है, ठीक है। जरा देख लीजिए, निश्चित समाकलन, तो निश्चित समाकलन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपने पढ़ा कि f(x) dx दिया है, तो ये तो हो गया अनिश्चित समाकलन, ठीक है। अगर इसी में कोई लिमिट दे दी जाए, x1 और x2 मान लीजिए, ये आपका हो गया जाकर के निश्चित समाकलन, यानी इसकी सीमाएं दी हैं। निश्चित समाकलन के द्वारा हम किसी भी वक्र का सिर्फ एरिया डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है निश्चित समाकलन के द्वारा। निश्चित समाकलन के द्वारा हमेशा किसी भी फलन का या किसी भी वक्र का जो भी कुछ निकल के आएगा वो सिर्फ एरिया होगा, उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका ये बना हुआ है x अक्ष, x डैश, y अक्ष, y डैश, कोई एक कर्व दे दिया गया। अब इस कर्व की कोई ये आकृति नहीं है कि ना तो ये आपका ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना सर्किल है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही कोई वक्र है, ठीक है। जब वक्र है तो ये देखिए इसका x अक्ष पे ये आपका मान लीजिए x1 दे दिया गया, इसकी लिमिट ये x2 दे दी, इनके बीच का हमको एरिया निकालना है। किसके बीच का, किसी भी कर्व और x अक्ष के बीच का जो भी क्षेत्रफल निकलेगा एरिया, वो होगा x1 x2 लिमिट f(x) dx, ठीक है। अगर इसी को बदल दिया जाए कि यहाँ पर y1 y2 कर दिया जाए और ये हो जाए f(y) dy, तो यहाँ देखिए क्या था, x के सापेक्ष समाकलन था तो x अक्ष से निकालेंगे, जब y के सापेक्ष समाकलन होगा तो y के सापेक्ष इसका यानी y अक्ष पर इसका मान लेकर के एरिया निकालेंगे, ठीक है। ये अब जब हम लोग निश्चित समाकलन आगे पढ़ेंगे तो उसको और विस्तार से बताया जाएगा। अभी आप समझ लीजिए कि निश्चित और अनिश्चित होता क्या है, ठीक है। अनिश्चित क्या हुआ, किसी भी फलन का जो भी अवकल गुणांक होगा या जो भी जिसका भी हमें समाकलन करना है, ठीक है, किसी भी फलन का जो भी अवकल गुणांक आता है वही समाकलन बनता है, यानी उसका समय हमको फंक्शन बन जाता है समाकल्य, उसका हमें निकालना होता है समाकलन, ठीक है। उसका कोई निश्चित मान नहीं होता, इसलिए अनिश्चित समाकलन हो गया। और जिसका निश्चित होता है तो निश्चित होता है तो यानी कि लिमिट भी होती है x1 x2 या y अक्ष पे है तो y1 y2, उसके द्वारा हम सिर्फ एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सिर्फ एरिया उसका हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे मान लीजिए 4x, आप देखिए इसके फार्मूले जरा देख लीजिए पहले, अवकलन और समाकलन को। देखिए जरा अवकलन के फार्मूले और समाकलन के फार्मूलों में जरा समानता देख लीजिए क्या है। अवकलन को जैसे मान लीजिए dy/dx log x या x की पावर n से शुरू करते हैं, x की पावर n का हम लोग निकालते हैं तो क्या आता था, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, सॉरी आता था n x की पावर n - 1, ये तो इसका अवकलन होता था। यहाँ क्या होगा, अगर हम dy/dx x की पावर n का निकालें dx का समाकलन तो हो जाएगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस कांस्टेंट c। ये याद रखिएगा
कांस्टेंट सी अनिश्चित समाकलन में, ठीक है, जरूर लगेगा। अब दूसरा जैसे मान लीजिए दे दिया गया हो, फार्मूला आपको पता है, होता है log x का अवकलन होता है 1/x। तो देखिएगा इंटीग्रेशन 1/x dx का log x प्लस सी। देखिए log x का 1/x, इसका देखिए ये एक फलन था log x, उसका हमने जब अवकल गुणांक निकाला तो 1/x आया। अब वही जो अवकल गुणांक होगा वो समाकलन है, 1/x का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा log x। रिवर्स प्रोसेस है ना, रिवर्स प्रोसेस। इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन अवकल गुणांक की प्रतिलोम संक्रिया है, ठीक है। आप देखिए जैसे थर्ड फार्मूला है d/dx e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। अब यहाँ ये e की पावर x का निकालना है तो e की पावर x इसका भी हो जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि साइन x का क्या होता है cos x होता है। अब cos का इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या हो गया साइन x प्लस सी। और d/dx अगर हम cos x का निकालना चाहें तो क्या होता है माइनस साइन x। अब साइन x का करना है आपको तो देखिए माइनस इधर लग जाएगा आपका, माइनस का कितना हो गया cos x प्लस सी। तो देखिए d/dx अगर हम tan x का निकालते हैं अवकलन तो मान होता है sec स्क्वायर x। अगर हम sec स्क्वायर x का समाकलन कर दें तो मान क्या आएगा tan x प्लस सी। तो देखिए जितने भी इसके फार्मूले हैं वो सब क्या है, इसके रिवर्स प्रोसेस है। जो भी आप किसी फलन का जो भी अवकलन आता है उसका समाकलन किया जाएगा तो वही फलन यानी वही फलन हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये इसके फार्मूले, वही फार्मूले उसी तरह से हैं। तो आप देखिए यहाँ इंटीग्रेशन हमको पढ़ना कितने पार्टों में है, ये भी समझ लीजिए। इंटीग्रेशन हमको पढ़ना है यहाँ पर, पहला तो हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, यानी योग और अंतर दोनों में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। यानी कि दो फलन, जैसे हम लोग अवकलन करते थे दो फलनों का गुणे में कोई फलन x लिखे होते थे, सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपका d/dx x इंटू ई की पावर x दिया है, x इंटू ई की पावर x, तो होता क्या था इसमें फर्स्ट सेकंड हम लोग लगा देते थे x इंटू d/dx ई की पावर x प्लस ई की पावर x d/dx x। ये होता था आपका बाय पार्ट्स यानी डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स, यानी अवकलन के दो भागों में। अब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ना है, इसी का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। जैसे मान लीजिए लिखा है x e की पावर x का dx, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। इसके भी अलग फार्मूले जैसे जैसे एक्सरसाइज पढ़ते जाएंगे सब आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तीसरा आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न द्वारा, इसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा इसका समाकलन करना है, ठीक है। और चौथा आपका जो भी आएगा लास्ट में वो तो डिफरेंस यानी कि निश्चित समाकलन होगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। ये है आपके पास, इतना पढ़ना है। थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है लेकिन बोर्ड परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िए। अवकलन और समाकलन को मिला करके आपके 44 नंबर का पेपर आता है, कितने का
44 नंबर का आउट ऑफ 100, यानी 100 नंबर। तो आप देखिए हम लोग यहाँ पर ये इसके फार्मूले हो गए, कुछ फार्मूले हम आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कुछ फार्मूले हो गए आपके, बाकी और फार्मूले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 1/√1 - x² dx। तो ये देखिए ये किस फलन का अवकल गुणांक होता था, ये आपको जब तक देखिए अवकलन के फार्मूले अगर आपको नहीं याद है तो ये आप मान लीजिए कि आपको समाकलन के फार्मूले नहीं है, तो वही चीज प्रतिलोम है, रिवर्स है केवल। 1/√1 - x² dx। तो 1/√1 - x² किसका होता था? साइन इनवर्स x का अवकलन, ठीक है। और 1/1 + x² किसका होता था? tan इनवर्स x का, ठीक है तो वही फार्मूले। तो जो अवकलन के फार्मूले जस्ट इसके अपोजिट फार्मूले, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फार्मूले आपको बताते जाएंगे, ठीक है। पहली एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से जो भी अवकलन आप करने, यानी सिंप्लीफिकेशन इंटीग्रेशन, यानी बिल्कुल सरल एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये आपको दे दिया जाए कि 4x³ dx का मान बताइए, ठीक है। 4x³ dx का मान, जरा थोड़ा समझ लीजिए और चीज, कुछ रूल है इसके। जैसे मान लीजिए किसी भी k × f(x) dx का आपको मान बताना है, k f(x) dx का समाकलन करना है। तो देखिए जो k है ये क्या है? एक अचर वैल्यू है, कांस्टेंट है आपका, तो हमेशा k को बाहर कर देंगे आप, और बचेगा क्या? f(x) dx, उसका हम समाकलन कर देंगे, ठीक है। उसका हम लोग क्या करेंगे? समाकलन। और एक चीज ध्यान रखनी है कि समाकलन में एक फार्मूला ये भी होता है कि 1 dx की वैल्यू क्या होती है। अवकलन में लोग क्या करते थे कि x नहीं होता था तो अचर पद मान लेते थे, या होता था उसकी हम लोग उसका अवकलन करते थे तो मान कितना आता था? 0 आता था। यहाँ 1 दिया है, 1 भी तो कांस्टेंट ही है आपका, तो यहाँ आप 0 नहीं कर सकते। 1 मतलब 1 का जो अवकलन समाकलन होगा वो कितना आएगा? x। क्यों आएगा? क्योंकि हमने आपसे बताया, ये परिभाषा ही इसकी यही है कि ये अवकलन का प्रतिलोम संक्रिया है। आप देखिए जब 1 dx, यानी कि जैसे आप पढ़ते थे कि e⁻x या log x का अवकलन 1/x आता था, 1/x का log x, तो x देखिए आया मान, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि dy/dx x की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है नहीं? तो जब 1 का हम समाकलन करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा, आएगा कि नहीं? जब 1 का आपको समाकलन किया तो x, अब x फलन रहा होगा, x का जब करेंगे अवकलन तो कितना आएगा? 1, ठीक है। अब कुछ सवाल है, जरा देख लीजिए। जैसे लिखा है 4x³ dx, तो देखिए 4, ये वाला देखिए रूल आपका 4x³ dx, ठीक है। इसमें एक और भी है रूल, आप देख लीजिए जरा। ये पहला हो गया, दूसरा ये है इंटीग्रेशन f(x) f(1x) + -f(2x) dx का मान निकालना है हमको। तो देखिए क्या होगा? इंटीग्रेशन f(1x) dx प्लस माइनस, जैसा चिन्ह दिया होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इंटीग्रेशन f(2x) dx, यानी अलग अलग समाकलन करना पड़ेगा। योग के रूप में दिया है तो योग के रूप में करेंगे, और अगर अंतर के रूप में दिया है या माइनस के रूप में दिया है तो माइनस के रूप में करेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा पहला क्वेश्चन जैसे लिखा है 4x³ dx, 4x³ dx लिखा है, ठीक है। 4x³ dx लिखा है, तो देखिए 4x³, 4 कांस्टेंट वैल्यू हो गई, बाहर कर लिया, क्या बचा? x³ dx। अब 4x³, तो देखिए x⁻n का फार्मूला लगाएंगे, x⁻n + 1,
3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी। सी तभी लगेगा जब उसका किसी भी फलन का समाकलन किया जाएगा, यानी जहां से समाकलन का चिन्ह यानी साइन उसका हटेगा जस्ट उसी लाइन में कांस्टेंट सी जुड़ जाएगा। तो देखिए मान कितना हो गया 4x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई x की पावर 4 प्लस सी। तो कहने का मतलब है कि 4x क्यूब किस फलन का अवकल गुणांक है, तो वो है x की पावर 4 प्लस सी। देखिए प्लस सी का मतलब फिर क्या आया, मैं बताया भी आपको एग्जाम्पल में, यहाँ सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 A B C D कुछ भी हो सकता है, इसीलिए प्लस कांस्टेंट सी जोड़ा है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी इसका आपको बताया था कि 4x क्यूब के कई मान होते हैं। 4x क्यूब किसका अवकलन है, अवकल गुणांक x की पावर 4 का भी होता है, x की पावर 4 प्लस 1 का भी होता है, x की पावर 4 प्लस 2 का भी, x की पावर 4 प्लस 3 का भी, x की पावर 4 प्लस 5 का भी, या प्लस सी कोई भी कांस्टेंट का। ठीक है, इसी बार जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है इंटीग्रेशन x की पावर -9 dx का 7 इंटू एक्स की पावर -9 dx। तो देखिए क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू 7 बाहर हो गया, x की पावर -9 dx। तो ये हो गया 7 इंटू एक्स की पावर -9 प्लस 1 -9 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी। फार्मूला देखिए n की जगह पर यहाँ क्या लिखा है -9, पूरे साइन के साथ लेंगे यानी चिन्ह के साथ। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स की पावर -8 अपॉन -8 प्लस सी। तो ये -7/8 एक्स की पावर -8 प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में? ये होते साधारण फलनों का समाकलन, जो सिर्फ फार्मूले पे आप मान सकते चले जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x का आपको समाकलन करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x का समाकलन करना है। देखिए अलग अलग पहले करेंगे, आप प्लस में लिखे हुए हैं, इनको अलग अलग कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स क्यूब dx प्लस 3x dx हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n का फार्मूला लगाइए, तो एक्स पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 3 बाहर हो गया, बचा क्या x। x लिखा तो उसकी पावर कितनी हो गई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये वैल्यू हो गई x क्यूब बाई 3 एक्स की पावर 4/4 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अगर माइनस लगा होता, कहीं भी लगा होता, प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी जैसा भी साइन लगा उसी क्रम में अलग अलग पदों को अलग अलग करके उसका आपको समाकलन करना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन और दे दिया जाए, इंटीग्रेशन आपको दे दिया गया है साइन x प्लस कॉस x का, साइन x प्लस कॉस x का। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अलग अलग कर लेंगे इसको। पहले हम साइन x dx प्लस कॉस x dx, तो साइन x का क्या हो गया, साइन x का माइनस कॉस x और कॉस का साइन x प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, ये होगा इसके आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आगे। आगे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका दे दिया जाए कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन x इंटू dx का मान बताइए।
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स का। तो देखिए ये जो बटे में एक्स लिखा हुआ ये सभी पदों के बटे में है, भाग में है। तो पहले अलग अलग कर लीजिए, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स हो गया। अब देखिए कितना होगा, ये एक्स एक पावर कैंसिल होगी तो एक्स स्क्वायर, एक पावर कैंसिल होगी एक्स, और यहाँ बचेगा 1। अलग अलग कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर का, देखिए फिर फार्मूला लगेगा, तो एक्स पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और 1 का हमने आपको बताया यस होता है। देखिए आंसर क्या आया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, ये आपके मान हो गए। ठीक है, तो ये एकदम सरल तरीके के क्वेश्चन है जिनको आपको पढ़ना है। कुछ सवाल और देखते हैं, जैसे आपको दे दिया गया है एक्स की पावर 6 का, एक्स की पावर 6 का अगर निकालना है तो बहुत सरल है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो एक्स की पावर 7 प्लस 7, एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी आएगा। ठीक है, और अगर देखिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए बिल्कुल सरल तरीके के सवाल है, आपको अगर क्वेश्चन दे दिया गया 1 अपॉन कॉसेक एक्स डी एक्स का बताइए मान, तो पहले तो 1 अपॉन कॉसेक एक्स बराबर होता क्या है, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, आगे लिखेंगे माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन आपको जैसे दिए हैं e की पावर -1/4, e की पावर -1/4 dx का मान बताइए। e की पावर ये पूरा x है, तो भाई e की पावर -1/4 दिया है, तो यहाँ देखिए e की पावर -1/4 कितना होगा यहाँ पर 4x, सॉरी 1/4 इंटू एक्स, e की पावर माइनस एक्स है, कितना है e की पावर माइनस एक्स। तो देखिए माइनस एक्स का आपने फार्मूला पढ़ा, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर माइनस एक्स हो गया। लेकिन जो माइनस एक्स है, देखिए फार्मूला क्या है, e की पावर x का e की पावर x होता है, यहाँ e की पावर माइनस एक्स दिया है, तो माइनस एक्स देखिए अलग वैल्यू हो गई, तो माइनस एक्स का पुनः अवकलन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अवकलन। ठीक है, और बटे में कितना हो गया, इसका अवकलन आएगा -1 प्लस सी, तो क्या होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, इसका मान हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर मान लीजिए दे दिया गया साइन 2x dx का मान बताइए। देखिए जरा इससे समझ लीजिए सवाल में कैसे आया, e पावर x वाला साइन 2x का मान बताना। तो साइन x का समाकलन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x। ठीक है, अब साइन 2x दिया है तो माइनस कॉस 2x, ये तो पहले लिखा जाएगा माइनस कॉस 2x। अब ये 2x अलग हो गया है, साइन x की जगह पर हमने यहाँ पर 2x को पूरे को x मान लिया। अब यहाँ पर इनटू में या डिवाइडेशन में बटे में जो चीज लिखी जाएगी वो क्या होगी, जो x के साथ गुणे में लिखी होती है संख्या या अचर पद, कोई भी वैल्यू। जैसे यहाँ x के साथ क्या लिखा है 2, क्या लिखा है 2, तो 2 को लिख देंगे बटे में केवल, ये याद करने का अच्छा तरीका है प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर क्या था देखिए e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का हमने e की पावर माइनस एक्स लिख दिया, लेकिन माइनस एक्स का क्या होगा, तो x के साथ में जो संख्या जुड़े में लिखी हो,
तो x के साथ में आप पूछ रहे हैं माइनस का चिन्ह लगा है तो -1, वही देखिए हमने बटे में -1 लिखा है। ठीक, sin 2x में x के साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2, तो वही हमने 2 डिवाइडेशन यानी बटे में लिख दिया। यहाँ बटे में लिखना होगा। देखिए बटे में क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको हमने परिभाषा जो पहले बताई है कि समाकलन क्या है, अवकल गुणांक की जो भी क्रियाएं हैं उसमें करना है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस आपको यहाँ करना है। वहाँ अगर हम sin 2x का अवकलन करते थे तो वैल्यू क्या आती थी cos 2x, और 2x का फिर करते थे तो 2, तो वो जो 2 आता था बाद में उसको हम लोग किस में लिखते थे, गुणे में लिखते थे यानी मल्टीप्लाई। तो गुणे का रिवर्स क्या होता है, डिवाइडेशन यानी भाग। तो जो गुणे में अवकलन में लिखते थे तो समाकलन में भाग में लिखना है, और जो चीज अवकलन में प्लस में होती थी वो समाकलन में माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि योग का रिवर्स प्रोसेस माइनस घटाना और गुणे का रिवर्स प्रोसेस डिवाइडेशन यानी भाग। ठीक है, इसलिए हम इसमें यहाँ समाकलन में करेंगे उसका हम अवकलन ही, लेकिन लिखेंगे किस में, बटे में लिखेंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इसी तरह के ये बिल्कुल साधारण तरीके से आपके समाकलन के क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल साधारण तरीके से। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लिखा हो x √ x² - 1 dx। ये तो आपको पता है ये फार्मूला अवकलन में किसका होता था, यानी किस फलन का अवकल गुणांक ये आता था। फार्मूला है ये sec इनवर्स x का होता था। अब यहाँ पर इसको दे दिया गया तो मान हो गया इसका sec इनवर्स x प्लस c कांस्टेंट आपका। ठीक है, ये हो गया इसका मान। अब आगे आपको और भी क्वेश्चन बताया जाएगा, इस तरह के जितने भी सिंपल तरीके के सवाल है, सब आप लोग लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जो भी ना है आप मुझसे पूछिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करते रहिए।